एक डॉक्टर ना होते हुए उन चीज़ों को इतना अच्छी तरह संभालना, समझना, लेके चलना, आपने बहुत इसको टेक्निकली संभाला है। मेरा पैशन और मेरा शौक जो है वो तो एज अ स्पोक्स पर्सन ही था। डॉक्टर चूंकि बड़े काबिल बच्चे बनते हैं, हम शायद उतने काबिल बच्चे नहीं थे। मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का बंदा हूँ। काम का शौक है, ग्राउंड पे रहने का शौक है, तो इसलिए शबाशिर साहब की सरपरस्ती भी भरपूर मिली। चैलेंजेस जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ये सबको अलाइन करना, चीज़ें लेके चलना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? इशू ये है, हमारा जो प्लानिंग का सबसे बड़ा नुक्स है वो ये नुक्स है कि सरकारी अस्पतालों में एक अमीर आदमी भी जाए तो उसको इलाज मुफ्त मिलता है, एक गरीब आदमी भी जाए तो उसको इलाज मुफ्त मिलता है। ये एक ऐसा कैच है जिसको मरियम नवाज खत्म करना चाहती है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप एब्सोल्युटली तमाम चीजें फ्री करेंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा बजट तो नहीं होता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जगह किसी और शख्स को मौका दिया जाना चाहिए। दवाइयों का माफिया है, कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रॉन्ग? देखें, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किस्म के माफिया जो है एक्टिव है। हम खुद एक किस्म का माफिया बनते जा रहे हैं। हम सब जो है वो अपने पेट से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते। हम वो लोग ही नहीं है कि जो एक दूसरे का दुख बांट सके। फतेह साहब, आप कह रहे थे कि आप इमरान खान को जेल में नहीं देखना चाहते। मैं ये हमेशा कहता हूँ, इमरान खान साहब को अपने घर में होना चाहिए। मैं इमरान खान समेत किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल नहीं देखना चाहता। आपकी बेवकूफ़ी और हमाकतों की वजह से इस बुजुर्गी में यास्मीन राशिद जैसी खातून को जेल काटनी पड़ रही है। इन बातों से अब बाहर आना पड़ेगा। और भी बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मुझे यहाँ पे हंसी आ गई कि मरियम नवाज वो चीफ मिनिस्टर है जिसने पहली दफा तारीख में जहाज का इंतजाम किया। आप समझते हैं कि नून लीग को अभी नए लोगों की कोई जरूरत है या अच्छा चल रहा है निजाम? मुझे ही मुसल्लत करके बैठा दिया जाए कि मैं बस आ गया हूँ, अब मैं जाऊंगा तो मेरा बेटा आएगा, वो जाएगा तो उसका बेटा आएगा। कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को अपने आप को भी दुरुस्त करना होगा। आप भुट्टो की औलाद को ही भुट्टो का वोट देते हैं, इसी तरह आप शरीफ फैमिली से बाहर नहीं आ सकते क्योंकि आप उनको लेकर आते हैं। सबसे बड़े हमायती जो वरासती सियासत है वो आप लोग हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क और मैं हूं फरियाल वकार। नाज़रीन, आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बहुत ही हेल्दी होने वाला है क्योंकि उसमें हम ऐसी बातें करने वाले हैं जो टेक्निकली आके हमारी हेल्थ के साथ जुड़ती हैं और एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात होगी जिनका नाम, जिनका काम, वो सब कुछ जो है वो उनकी पहचान है क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर बहुत डिलीवर किया। जब भी उन्हें ये सीट दी गई जिस पे उनकी जिम्मेदारियां जो है वो हेल्थ से रिलेटेड थी तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया और हम सबको नज़र भी आया कि हेल्थ के अंदर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। आज ये जो है वो जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हेल्थ की मिनिस्ट्रीज उन्हें मिलती हैं, क्या वो उनकी चॉइस की होती हैं? क्या उन्हें बचपन में कभी शौक रहा है हेल्थ के हवाले से कोई काम करने का? ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और क्योंकि एक ऐसी फील्ड है, आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है जो बहुत बिजी है और बहुत सारे काम हैं उसमें करने के लिए। ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो यही बता दें कि हेल्थ मिनिस्टर आप ऑलमोस्ट 3 बार रह चुके हैं, तो शौक भी था कभी के कभी आपने बचपन में बड़े होके एजुकेशन के दौरान सोचा था कि हेल्थ से इतना क्लोजली कोई ताल्लुक हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बचपन में तो कभी ये सोचा ही नहीं था। डॉक्टर बनने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर चूंकि बड़े काबिल बच्चे बनते हैं, हम शायद उतने काबिल बच्चे नहीं थे। आप उससे तो भी हम काबिल थे। हम डॉक्टर नहीं बन सके। लेकिन फर्स्ट टाइम जब मैं हेल्थ में आया था तो बाय चॉइस नहीं आया था। अच्छा। मुझे शबाशिर साहब ने, मैं बेसिकली इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट का बंदा हूँ। सारी ज़िंदगी मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन के पोर्टफोलियोज पे रहा और पार्टी का सेक्टर इंफॉर्मेशन रहा, शबाशिर साहब का तर्जुमान रहा बड़े लंबे अरसे तक। तो मेरा पैशन और मेरा शौक जो है वो तो एज अ स्पोक्स पर्सन ही था। अच्छा। लेकिन किस्मत जो है वो हेल्थ की तरफ ले आई। और जब पहली दफ़ा आए तो फिर फील ये किया कि ये एक ऐसा शोबा है कि जिसमें बहुत काम किया जा सकता देखिए ना, एक डॉक्टर ना होते हुए उन चीज़ों को इतना अच्छी तरह संभालना, समझना, लेके चलना,
मैं समझती हूँ कि आपने इस चीज़ को, अगर आपको ये ज़िम्मेदारी मिली, आपने बहुत इसको टेक्निकली सँभाला है। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल। तो क्योंकि काम का शौक है और हुँ, ग्राउंड पे रहने का शौक है, तो इसलिए शबाशी साहब की सरपरस्ती भी भरपूर मिली। और उसके हुँ, बाद फिर हमज़ा साहब गो के वो सिर्फ़ 1-2 माह के लिए ही रह सके। और जो मेरी तीनों मिनिस्ट्रियाँ होती हैं, कहने को तो मैं 3 दफ़ा हुँ, वज़ारत का हलफ़ ले चुका हूँ, हुँ, लेकिन मेरी पहली मिनिस्ट्री 1.5 साल की थी। हुँ, आखिरी जो टेन्योर था उसके एंड में 1.5 साल मुझे मिनिस्ट्री दी गई, और उसके बाद फिर हमज़ा साहब का दौर आया, तो वो तो आपको पता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, एक आध माह हुँ, ही हुँ, निज़ाम चल सका। और हुँ, ये जो तीसरी वाली है, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बड़ा डिफरेंट सा हुँ, एक्सपीरियंस है और बड़ा हुँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। मरियम नवाज साहबा जो हैं वो उन इश्यूज़ को भी समझती हैं कि जिन इश्यूज़ पे शायद माज़ी पे काम नहीं हो सका। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि न्यूट्रिशन और बढ़ती आबादी, जी, ये 2 ऐसे मसले हैं कि हुँ, न्यूट्रिशन के मसले को तो शायद हम बीमारी समझते नहीं थे। हालाँकि हुँ, हमारे पंजाब में अगर देखा जाए तो आज से कुछ साल पहले 40% बच्चे आउट ऑफ हुँ, 100, हर 100 में से जो 40 बच्चे हैं वो होते हैं और बिल्कुल, स्टंटेड पॉपुलेशन के बिल्कुल, अंदर शामिल होते हैं। हुँ, हमारी एडोलसेंट गर्ल्स का इश्यू है। हुँ, लेकिन और उसका नुकसान ये है कि आप उनको कुछ भी कर लें, आप हुँ, उन्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा दें, आप हुँ, उनको अच्छी से अच्छी डाइट दे दें, कुछ कर लें, अगर वो malnourished हो गए हैं, हुँ, तो फिर वो अपनी बेस्ट पे परफ़ॉर्म नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो और इस चीज़ का तो इल्म ही नहीं होगा लोगों मैं ये को। समझता हूँ कि ये इतना बड़ा इश्यू है। आप जो पोलियो ड्रॉप्स देने के बावजूद बाज़ दफ़ा पोलियो का केस निकल आता है, हाँ, उसके पीछे भी न्यूट्रिशन का इश्यू है। जो हुँ, बहुत सारी चीज़ों में इम्यूनिटी लो होती है, उसके पीछे भी न्यूट्रिशन का इश्यू है। लेकिन हमने इसको कभी इश्यू नहीं समझा था। लेकिन हुँ, मरियम नवाज़ ने अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा एक ऐसी चीफ़ मिनिस्टर आई कि जिसने इस इश्यू का इदराक किया और उसने कहा हुँ, कि नहीं, ये एक बुनियादी मसला है। तो हुँ, आज अल्लाह के फ़ज़ल से 2 साल की मेहनत के बाद जो 40% का हमारा न्यूट्रिशन रेट था, पंजाब में स्टंटिंग का जो रेट था, वो आज रिड्यूस होके अल्हम्दुलिल्लाह 32% पर आ तो गया है। कितना मुश्किल रहा ये सफ़र? लोगों को एजुकेट करना एक बड़ा चैलेंज है। हमारे यहाँ तो लोग किसी नई आने वाली वैक्सीनेशन को ही एक्सेप्ट नहीं करते पहले तो। देखें, जो सबसे बड़ा काम मरियम नवाज़ साहबा ने किया कि इन्होंने जब ओथ लिया था, तो इन्होंने कहा था कि मैं सेहत की सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज़ तक पहुँचाऊँगी। जी। तो बीइंग हेल्थ मिनिस्टर हम मेरे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो तमाम फैसिलिटीज़ जो एक बंदे को हॉस्पिटल आने पे मिलती हैं, हेल्थ फैसिलिटी पे आने पे मिलती हैं, उनमें से मेजर फैसिलिटीज़ किस तरह उसके घर के दरवाज़े पर मिलेंगी। लेकिन जो उसका सॉल्यूशन निकाला गया, काओ प्रोग्राम जो हमारा क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम है और मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है, ये 2 हुँ, प्रोग्राम हुँ, हैं। हुँ। क्लिनिक ऑन व्हील्स एक छोटा क्लिनिक है जो एक छोटी व्हीकल के अंदर वो जो आप ड्राइव भी कर रहे थे जी, वो जब मैं उसका ड्राइव भी कर इफ्तिताह रहा था। हुआ। उसमें डॉक्टर होता है, उसमें कुछ स्टाफ होता है और मेडिसिन्स होती हैं। वो फैमिली प्लानिंग को भी देखते हैं, वो न्यूट्रिशन के इश्यू को भी देखते हैं, वो आपके मुख्तलिफ टेस्ट भी परफ़ॉर्म करते हैं। उसका फ़ायदा क्या हुआ है? उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारी जो पाकिस्तान की, ख़ासकर पंजाब की जो ख़वातीन हैं, हुँ, इनके अंदर एक चीज़ कूट-कूट के बढ़ी है जिसको सैक्रिफ़ाइस कहते हैं। जी। ये अपनी बीमारी के लिए तो शायद डॉक्टर के पास नहीं जाती, हाँ, लेकिन घर बच्चा वालों के बच्चा लिए, बीमार बच्चों के हो, लिए। घर वालों में से कोई बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाती हैं। जी। तो वो ख़वातीन बहनें, बेटियाँ कि हुँ, जो साल से अपने छोटे-मोटे इश्यूज़ को लेकर चल रही थी और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती थी। जब क्लिनिक ऑन व्हील उनके मोहल्ले में चलकर गया, उनको भी वहाँ पे उसको और मुस्तफ़ीद वो होने एक का मौका। कंटेनर भी तो लगा होता है जी, कुछ-कुछ वो जगहों पे। और वो मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल है, उसमें हुँ, एक्स-रे भी है, उसमें हुँ, छोटा ओटी भी है, उसमें हुँ। लैब टेस्ट भी हो जाते हैं। अच्छा। तो ये दोनों इनिशिएटिव्स अगर इनको मिलाया जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा पंजाब के लोग जो हैं अपने घर और अपने मोहल्ले में इनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं अल्लाह के फज़ल से। हुँ, तो उसकी वजह से हमें इन इशारियों को नीचे लाने में बड़ी मदद मिली है। और जो बात आपने मुझसे पहले पूछी थी कि बाय चॉइस मैं हेल्थ में क्यों आ जाता हूँ? पहली दफ़ा मैं बगैर चॉइस के आया था। ठीक लेकिन है। जब मैं आया तो उन दिनों क्या हुआ कि मैं गुज़र रहा होता था और कोई गरीब बेचारा खड़ा होता था, कोई हुँ, पाकिस्तान हमारा शहरी खड़ा होता था। वो मुझे कहते थे कि जनाब, हम तो ये फलानी चीज़ अफ़ोर्ड नहीं करते, हुँ, हम इस प्रोसीजर को अफ़ोर्ड नहीं करते। हुँ। नॉर्मली सरकारी अस्पतालों में तकरीबन चीज़ें मुफ़्त ही होती हैं, मुफ़्त है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिनको मैनेज करना पड़ता है। हुँ, तो मैंने ये महसूस किया कि अल्लाह ने इतना ये अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है कि बाज़ औक़ात एक ऐसा गरीब बच्चा है कि जिसका कोई वारी-वारिस नहीं है, जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं शायद अल्लाह ताला हमें वहाँ भेजता है। हम सिर्फ़ इतना कहते हैं, एमएस को बुलाते हैं, कहते हैं, "भई ये इसका कर मामला दो। करना है।" तो हुँ। उस बंदे की लाइफ़ बन जाती है। तो ख़वाजा साहब, ये जो सारा मामला है अभी तक लोग इतने फ़ैसिलिटेट भी हो रहे हैं। मैं जब आपके साथ पॉडकास्ट करना था, इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है ले रही थी।
खुद भी मेरा जाना होता है समनाबाद टाउन का जो आपका समनाबाद हॉस्पिटल हॉस्पिटल है राउंड अबाउट के पास, बहुत साफ सुथरा होता है, हर चीज़ मिलती है, सब कुछ होता है, बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं आप इन सारे हॉस्पिटल्स को। चैलेंजेस जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स ये सबको अलाइन करना, चीज़ें लेके चलना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखिए इशू ये है कि हमारा जो प्लानिंग का सबसे बड़ा नुक्स है, वो ये नुक्स है कि हमारे अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, एक अमीर आदमी भी जाए तो उसको इलाज मुफ्त मिलता है, एक गरीब आदमी भी जाए तो उसको इलाज मुफ्त मिलता है। ये एक ऐसा कैच है जिसको मरियम नवाज ख़त्म करना चाहती है। वो कैसे वो करें? ये चाहती हैं कि हम अपने निज़ाम को सेल्फ सस्टेनेबल पर लेकर आएँ और सस्टेनेबिलिटी ऐसे हो कि एक अमीर आदमी जो है, जो अफ़ोर्ड करता है, जब वो अपना इलाज कराए तो उसको पे करना चाहिए। जी। और जो पुअर हैं, जो मीडियोकर्स हैं, उन लोगों का इलाज फ्री तो होना लेकिन चाहिए। ये कैसे चेक करेंगे? इसके ऊपर देखें मरियम साहबा इस पे काम कर रही हैं इंशाल्लाह। आने वाले जो है माह और साल के अंदर हम इस पॉलिसी को लेकर आने के लिए भरपूर कोशां हैं। हल इसका यही है, क्योंकि अगर आप एब्सोल्युटली तमाम चीज़ें फ्री करेंगे तो फिर आपको कहीं न कहीं, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट तो नहीं होता, तो फिर कहीं न कहीं आपको मुश्किलात आती हैं। अच्छा, वो एक छोटा हॉस्पिटल है, मैं उसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरा वहाँ जाना होता है। उसको बहुत जो अब उसमें मज़ीद मतलब एक छोटे हॉस्पिटल्स में आप और क्या देना चाह रहे हैं? वहाँ पे ऑपरेशंस भी होते हैं, सी सेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पर अब वो मैं देख रही थी कि एमआरआई वगैरह भी आ गया है, सीटी स्कैन भी आ गया है, वो मेरे देखते-देखते डेवलप हो रहा है ना, मेरे टाउन का है। तो वहाँ ऊपर जो है वो थेरेपीज़ भी मुख्तलिफ हो रही हैं। उसका जो पैरालिटिक सेंटर है जी। वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। बिल्कुल और है। वहाँ अब तक हम सैकड़ों मज़दूरों के हाथ और पाँव लगा के उनको ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल कर चुके हैं। वो मेरे महकमे का बड़ा अच्छा प्राइड है। बेसिकली यहाँ 2 हेल्थ डिपार्टमेंट हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं। लोग अक्सर समझते हैं कि शायद मिक्स मैच कर देते हैं। जो मेयो हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, ये सलमान रफ़ीक साहब की मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये जो समनाबाद हॉस्पिटल आपने बताया, ये मेरी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और मियाँ मीर मेरे पास है, इसी तरह से काना, सब्ज़ादार, मनावा, ये हॉस्पिटल मेरे पास है, टीएचक्यू, डीएचक्यू, इनमें किस हद आरएचसी, तक बीएचयू। फैसिलिटीज हैं ताकि लोगों को पता चले कि अपने टाउन के छोटे देखें, हॉस्पिटल में जो जाएं? आपका बेसिक हेल्थ यूनिट है, जिसको आप मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक कहते हैं, जी। उसको हमने अब जो अल्हम्दुलिल्लाह अब प्राइवेटाइज हो जी, गए हैं। प्राइवेट यानी उसको हमने प्राइवेटाइज़, उसको आप इस तरह कह सकते हैं कि हमने वो किसी को दे नहीं दिए। जी। वो सरकार की ही मलकियत तो है। कैसे लेकिन अकाउंटेबिलिटी होगी? हमने क्या किया है कि हमने ये किया है कि हमने पहले क्या होता था, मैं थोड़ा-सा आपको मसला समझा जी। दूँ कि जो हमारे 2500 से ज़ायद, 2500 से ज़ायद बेसिक हेल्थ यूनिट पूरे पंजाब में फैले हुए हैं, ये पहला कॉन्टैक्ट सेंटर है किसी एक आम आदमी को जो पहली हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, वो ये बुनियादी मराकिज़ सेहत है। ठीक है। ये दूर-दराज इलाकों में हुआ करते थे, इनकी बिल्डिंग्स के हालात अच्छे नहीं थे, यहाँ डॉक्टर्स नहीं जाते थे। जब हम लगाते थे तो थोड़ी देर के लिए जाते थे, फिर उसके बाद वो फिर वहाँ से अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते थे। और हमने क्या किया कि हमने पिछले दौर हुकूमत में एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जो इन बेसिक हेल्थ यूनिट्स पर डॉक्टर काम करेगा 6 माह, उस डॉक्टर को हम स्पेशलाइज़ेशन करने के लिए एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स देंगे। ठीक है। उन मार्क्स को लेने के लिए डॉक्टरों ने वहाँ जाना काम शुरू किया। कर दिया। तो बेसिकली जब उसके 6 माह वहाँ पूरे हो जाते थे और उसको नंबर मिल जाते थे, तो वो फिर कहता था कि अब तो मेरा मकसद हल हो गया है, जी। अब मैं यहाँ से जाऊँ। जी। हमने इस मामले को देखते हुए मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक वाला सिस्टम लाने का जो फैसला किया, अब क्या होता है, अब एक डॉक्टर को हमने कहा है कि भाई आपको ये क्लिनिक हम दे रहे हैं, और ज़्यादातर डॉक्टर वो हैं जो उस इलाके के रहायशी हैं, ज़्यादातर वो हैं। ठीक है। उसमें दूसरे इलाकों के भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हमने प्रेफरेंस उनको दी है कि जो उस इलाके के ही बेटे बच्चे थे और आज वो अपने इलाके में ही दोबारा ये सर्विसेज देना चाह रहे हैं। अब वो डॉक्टर का समझे कि वो जो बीएचयू है, वो डॉक्टरों को हमने दे दिया कि आप समझे फ़िलहाल ही आपका है। दे दिए? फ़िलहाल ही आपका है। यानी सर्विस प्रोवाइडर का एक एग्रीमेंट किया है, वो हमारी ही मलकियत है, सरकारी ही पैसे भी सरकार देती है। पैसे भी सरकार देती है। उसने सिर्फ मरीजों को जो वहाँ देखना है, वो अपनी मर्जी का स्टाफ रखेगा। हमने उसको बता दिया कि आपने ये स्टाफ रखना और है। सैलरीज भी बताई हैं कितने पे रखना है? हाँ, जो मिनिमम वेज है गवर्नमेंट का, वो देने के वो पाबंद हैं। और उसके साथ हमने उनको बता दिया कि ये अद्वियात की लिस्ट है जो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। अब वो एक प्राइवेट पेशेंट की तरह अपने पेशेंट को देखेगा। प्राइवेट पेशेंट का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कहते हैं कि डॉक्टर प्राइवेट जब क्लिनिक पे देखते हैं तो बड़े प्यार से देखते हैं, बड़ी इज्जत से देखते हैं, ये तो सच है। बड़ी तवज्जो से देखते हैं, तो वो उसी तरह से देखेगा, पर उसकी जो फीस है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, वो फीस हम देंगे। मतलब वो एक टाइप का जो है वो माहौल ऐसा देगा, माहौल उसका प्राइवेट बनाने की कोशिश की है, और फी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब दे रही है। और जो बिल्डिंग है वो मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो रिवैम्प की गई है, अगर आप बिफोर और आफ्टर को देखें कि पहले वो बिल्डिंग कैसी थी और अब वो बिल्डिंग कैसी है,
तो अब जब पेशेंट वहाँ जाते हैं तो वो डॉक्टर साहबान जो हैं, एक तो 24/7 उनकी सुपरविजन रहती है। उनको ये भी नहीं है कि जी मेरे 6 माह गुजर जाएंगे तो मैं यहाँ से चल हाँ जाऊंगा। जी जी, अब उसको उन्होंने अपना अपने इलाके में खुश है। अपना काम समझ के उसको करना शुरू किया हुआ है, हम्म, और हमसे उसके वो चार्जेस लेते क्या हैं। क्या फैसिलिटीज हैं एक छोटे अस्पताल देखिए, में? एएनसी है, पीएनसी है, और आपके रूटीन में जो आपको बीमारियां होती हैं, वो तमाम बीमारियों का इलाज होता है हमारे सुबह डिलीवरी टाइम के। तो ख्वाजा साहब बहुत अच्छा चल रहा होता है देखिए, निज़ाम, शाम को मैं आपको बहुत कम देखिए, होता है स्टाफ। उसमें इशू ये है कि 24/7 का मतलब ये नहीं है कि 24/7 डॉक्टर वहाँ पे बैठा रहेगा, हम्म, हर चीज़ होगी। जो बेसिक लोड होता है वो सुबह दोपहर तक ही होता है। हम्म, उसके बाद डॉक्टर की सुपरविजन होती है, हम्म, वहाँ पर एलएचवी मौजूद होती है, वहाँ और स्टाफ मौजूद होता है। हम्म, अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई डिलीवरी आ जाती है, कोई ऐसा केस आ जाता है, तो डॉक्टर वहाँ पर अवेलेबल होगा। हम्म, वो वहाँ ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर साहब कहे कि होता है। मैंने आना ही नहीं है, हम्म, उनको आना पड़ता है। और हम्म, हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं थ्रू हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो हमने लाइव मॉनिटरिंग का सिस्टम स्टार्ट किया है महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन में। तमाम लाइव स्ट्रीमिंग चल रही हैं। इवन हमारे पास ये एक एक्सेस भी है कि हम अपने कंट्रोल सेंटर से बैठे-बैठे किसी भी बेसिक हेल्थ यूनिट पूरे पंजाब में, आप कहें कि जनाब आप फलाना बेसिक हेल्थ यूनिट जो है ना यहाँ से दिखाएँ, तो हम फौरी तौर दिखा पे सकते कैमरा हैं। घुमाएँगे ओके, और वो लाइव हम उससे गुफ्तगू कर लेंगे। ठीक है। यानी डॉक्टर एक पेशेंट देख रहा है और हम उसको देख रहे हैं, तो हम उससे बात कर सकते हैं कि भई आप ये चीज़ कर रहे हैं, आपको ये भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उनके ऊपर फरिश्ते लगे हुए हैं। हुँ, उनको ये पता है कि वो फरिश्ता हमें मॉनिटर कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा हो गया। कहने का मकसद ये है कि इस निज़ाम को ग्रेजुअली बेहतर करना जो था वो मकसूद था, और हुँ, मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की पूरी प्लानिंग है, वो निज़ाम को ग्रेजुअली बेहतर कर रही हैं। वो डिस्ट्रिक्ट के अस्पतालों को इतना एम्पावर करना चाहती हैं कि लोगों को खामख़ा में दूसरे शहरों में ना भागना आना ना पड़े। पड़े, बिल्कुल। अब एक मैंने टियर आपको बेसिक हेल्थ यूनिट का बताया, अब उससे अगला टियर जो है वो मरियम नवाज़ हॉस्पिटल है, जो आरएचसी कहलाता था। वो हुँ, 300 कुछ आरएचसीज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट में। फिर हमारे पास तहसील हेडक्वार्टर लेवल आ जाता है, बिल्कुल। हर तहसील में एक हॉस्पिटल। हुँ, फिर हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल बिल्कुल अस्पताल आ ऐसा जाता है। है, ठीक उसके है। बाद हमारे टीचिंग अस्पताल आते हैं। जी। तो सबकी अपनी-अपनी सर्विसेज़ हैं। और लोग क्या करते हैं कि छोटा-सा मसला है, भागे सीधा टीचिंग सीधी हॉस्पिटल। टीचिंग में तो ख्वाजा साहब अवेयरनेस की कमी है, मज़ीद भी लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, पूरा तरीका अभी भी लोगों को समझाना पड़ेगा, पहले आप करीबी अस्पताल जाएँ, वो नहीं वहाँ पे, कैसे लोग समझें? देखिए, हमारा माशरती अलमिया ये है कि हम में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है। हुँ, जिस दिन हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हम दुनिया में वाक़ई आगे चले जाएँगे। अब वो कैसे? एक डेंगू की मिसाल आप ले लें। जी। डेंगू एक सोशल इश्यू है। हुँ, मेरे घर के अंदर अगर मैंने अपना गर्मियों में एयर कूलर इस्तेमाल किया, अब गर्मियाँ गुज़र गईं, जी, सर्दियाँ आ गईं, जी। तो मैं उसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पानी पड़ा होता है, पड़े रहेगा। मैं उसको निकालूँगा ही नहीं। अब हुँ, होगा क्या कि जब वो पानी पड़ा रहेगा तो उसमें चंद दिनों के बाद डेंगू का मच्छर आ जाएगा। बिल्कुल। अब जब वो मच्छर बनेगा तो सबसे पहले घर में उड़ता-फिरता होगा, तो हुँ, सबसे पहले किसको घर काटेगा? वालों को ही काटेगा। घरवालों को काटेगा। लेकिन होता क्या है हुँ, कि हम उस कूलर को साफ़ नहीं करते। हमारे महकमे की बेटियाँ, बच्चियाँ बेचारी वो आएँगी सेंट्री पेट्रोल, उनके घर का बेशक, दरवाज़ा नॉक करेंगी बिल्कुल, और उन्हें बिल्कुल। कहेंगी कि जनाब आपके घर में डेंगू है। तो वो उसको हुँ, धुतकारेंगे कि तुम क्यों आ गई हो? या वो बेचारी जाएगी, वो आपसे कूलर साफ़ कराएगी। तो क्यों ये ज़्यादा अच्छा ना हो कि मेरे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और मैं जब उस कूलर को, जब गर्मियाँ ख़त्म हो और सर्दियाँ आएँ, उस कूलर को मैं बंद करने लगूँ, तो मैं उसका पानी निकाल के उसको खुश्क और साफ़ करके बंद करूँ। बिल्कुल। अगर मेरे घर में कोई पुराना टायर पड़ा है, जो हुँ, फालतू पड़ा है, हुँ। और उसके अंदर पुराना टायर ऐसी चीज़ है जिसके अंदर 1 इंच पानी आ जाए या 1 चम्मच पानी आ जाए तो डेंगू मच्छर तो आ बस जाता है। डेंगू मच्छर। लेकिन मैं अपने घर से वो पुराना टायर नहीं निकालता। तो हुँ, ये मेरा बेसिक मसला है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हैं। हम सब अपना-अपना काम करने के आदी हो जाएँ और अपने-अपने घर को खुश्क और साफ़ करने के आदी हो जाएँ, तो हमारी आधी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। अच्छा ख्वाजा साहब एक आप लोगों का वो भी चल रहा है कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर का। अ, देखें, वो कैसे काम करेगा? महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन बेसिकली वो प्रिवेंटिव पर उसको ज़्यादा काम करना चाहिए। जी, हम लोग बहैसियत हुकूमत पिछले तमाम सालों में हम लोग क्या करते रहे हैं कि हम मरीज़ों पर काम करते रहे, जी, हम इलाज पर काम करते जी। रहे, हम प्रिक्योर करने पर काम नहीं करते रहे। या करते रहे हैं तो ज़्यादा नहीं करते रहे। ठीक है। हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए हुँ, था। मर्ज़ पर काम नहीं करते रहे। हुँ। किसी को एक अल्लाह माफ़ करे हाइपेटाइटिस की बीमारी हो जाती है। अच्छा, आगे जाके वो बीमारी जो है वो लिवर कैंसर में तब्दील हो सकती है, लिवर ठीक है, फेलियर में तब्दील हो सकती है। ठीक है। उसका ट्रांसप्लांट कराना मकसूद हो जाता है। ट्रांसप्लांट कराना बहुत बहुत महँगा बड़ी काम है, बात है, बिल्कुल। और पेशेंट जो है वो ट्रांसप्लांट के बाद 100% रिकवर भी नहीं होता। ऐसे ही है। तो क्यों ना उसको उस शिद्दत तक पहुँचने से पहले ही बचा लिया जाए। हुँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
हेपेटाइटिस के मरीजों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की बजाय इस मर्ज़ के फैलाव को फैलाव रोकने को पर तवज्जो रोकें। देनी चाहिए, हुँ, पहली बात। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने अब जो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो अपना विज़न दिया है, ये 60,000 के करीब कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स होंगी, ठीक है। जिसमें हमने 19,000 समथिंग तकरीबन 20,000 नई बच्चियाँ फीमेल जो होंगी हैं ये? उसमें शामिल की हैं। हाँ जी, ठीक है। ये बच्चियाँ, इनको हम पूरे पंजाब में गूगल मैपिंग के थ्रू हुँ, इनको हम घर जो है वो एलोकेट हमने कर दिए हैं। हुँ, हर एक बच्ची के ज़िम्मे, किसी के ज़िम्मे 250 घर आए हैं, किसी के ज़िम्मे 300 घर आए हैं, मिसाल के तौर पे 250 से 300 घर हर बच्ची के ज़िम्मे हैं। डिजिटल टैब्स उनके पास हैं, हुँ, उनकी किट्स उनके पास हैं। हुँ। अब ये बच्चियाँ उन घरों का इस तरह ध्यान रखेंगी कि जैसे घरों को मॉनिटर किया जाता है। और ये रिकॉर्ड कहाँ देंगी? मतलब ये जो रिकॉर्ड जब तफ़सीलात ये ली हैं? डिजिटल टैब में जो भी तफ़सीलात डालती हैं, ये हमारे रिकॉर्ड रूम में आ जाती है फ़ौरन, और एक ठीक है। पूरा सिस्टम हिस्टू में बना हुआ है हमारे हुँ, डिपार्टमेंट में, वो सब इसको बैक करता है। ठीक है। अब वो आपके घर आएँगी, हुँ, आपसे पूछेंगी कि फ़रयाल आपके घर में कितने लोग हैं, हुँ, उनकी क्या उम्रें हैं, उनके कद क्या हैं, उनकी हाइट्स क्या हैं, उनके वेट्स क्या हैं। बाज़ दफ़ा आपसे वो ये भी पूछेंगे आपके घर में पंखे कितने हैं, वो हुँ, उससे लोग समझना शुरू हो जाते हैं कि शायद अपना ये कोई इनकम टैक्स वालों को इन्होंने हमारा रिकॉर्ड देना, तो उन्होंने इनकम टैक्स वालों को कोई रिकॉर्ड नहीं देना, वो टैक्स के लिए नहीं आए, वो हुँ। आपकी हेल्थ सर्वे तो को वो कर उनके रहे पास हैं। हेल्थ कार्ड्स तो अ, डेफ़िनेटली और होंगे। वो हाँ, उनके पास पूरी आइडेंटिफ़िकेशन होती है। अब वो सब जब एक दफ़ा रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उनको पता होगा कि हुँ, इस घर में फलाँ खातून जो है वो प्रेग्नेंट है। हुँ। अब उस खातून की प्रेगनेंसी के तमाम मामलात कराना भी उसकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा। जब वो बेबी डिलीवर होगा, उसकी वैक्सीनेशन कराना भी उस हुँ, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी है। हुँ। अल्लाह ना करे कोई दुनिया से चला जाता है, उसको नोट करके नाज़रा को भेजना, भेजना। फिर उस घर में कोई बीमार है, किसको क्या मसला है। तो वो समझ लें कि आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा की सूरत में वो बच्चियाँ आई हैं कि जो आपके घर की मुहाफ़िज़ हैं। बिल्कुल। और अब हमें जो पहले पता है, सर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि लेट मरीज़ का पहुँचना। डेंगू भी जब हुँ। होता है, हाँ जी, तो बिल्कुल। 4, 5, 6 दिन जो पहले लोग घर पे पहले ही ज़ाया ट्रीट करते रहते ज़ाया हैं। कर देते हैं, फिर किसी नज़दीकी कोई डॉक्टर भी नहीं होता, बंदा क्वैक होता है, उसके पास पहुँच के दवाइयाँ ले लेते हैं। तो अल्लाह ना करे जब केस खराब हो जाता है, फिर अस्पताल भागते हैं। हुँ। फिर फिर आप जनाज़ च लै जाओ, हाँ, फिर आप गंगाराम च लै अक्सर जाओ। केस हाथ से निकाल चुके होते हैं। हाँ, तो इनका फ़ायदा ये होगा कि निज़ाम जो है वो अर्ली डिटेक्शन किया करेगा। सही। तो जब अर्ली डिटेक्शन होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी जो है वो जल्दी अच्छा पॉसिबल हो ख्वाजा साहब, जाएगा। ये दवाइयों का माफ़िया है, कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रॉन्ग है? देखें, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किस्म के माफ़िया जो हैं एक्टिव हैं। हुँ। हम खुद एक किस्म का माफ़िया बनते जा रहे हैं। हम सब जो है वो अपने पेट से सोचते हैं, दिमाग से हाँ। नहीं सोचते। अच्छा। हाँ, हम अपना फ़ायदा देखते हैं किसमें है। हाँ, अब इस वक़्त जंग चल रही है, हुँ। पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। पेट्रोल प्राइसेज़ पूरी दुनिया में ऐसे हैं कि जैसे समझ ही नहीं आती। लेकिन हमारे मुल्क में जब बढ़ता है तो हाहाकार मच जाती है। वहाँ हम गालियाँ देना शुरू हो जाते लोग हैं कि कहते हैं जनाब। ईरान की जंग है, हमारी तो हाँ, नहीं है। यानी मकसद है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि जंग किसने कह के लगवाई है। हुँ, तो भई इसके ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है। हुँ, तो हम अपने ज़हन से सोचते ही नहीं हैं। हुँ। अब जो माफ़िया की आपने बात की, दुनिया में ऐसा होता है कि क्रिसमस आया, लोगों ने चीज़ें सस्ती कर दी, अपना प्रॉफ़िट कम किया, खुशियाँ बाँटी। जी। हम क्या करते हैं, अच्छा जंग लग गई है, हुँ, पेट्रोल महँगा होने लगा है, अपनी-अपनी टंकी पहले ही भरवा लो। अब हुँ। बाबा आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, आप एक टंकी हाँ, भरवा भी लेंगे तो कौन-सी क़यामत आ जाएगी। बिल्कुल। और हम स्टोर करना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। हुँ, हमारे ताजर का भी अक्सर का ज़हन होता है कि यार ये चीज़ महँगी होनी है, इसको छुपा लो, तो हुँ। ज़हीर-अंदोज़ी करना शुरू हो जाते हैं। हम वो लोग ही नहीं है कि जो एक-दूसरे का दुःख बाँट सकें। हमने हमें याद है कोरोना में क्या किया था? हमने हमने ये एक वो किया था। मास्क को क्या कर दिया हमने था? मास्क ऐसे कर दिया था, वो सैनिटाइज़र को गनीमत ऐसे है। कर दिया था कि जैसे पता नहीं ये सारा पैसा हमने आज ही कमा लेना है और पता नहीं शायद हमने कब्र में लेके जाना है। गरीब को भी हुकूमत देती थी मास्क, आम लोग नहीं दे सकते थे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि हम लोगों को अपने आप को भी दुरुस्त करना होगा। आप अद्वियात जो सरकारी अस्पताल में मिल रही हैं, वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी हमें इस दवाई से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें यही दवाई बाज़ार से लेके फ़र्क पड़ता है। देखिए, ये बिल्कुल फ़ुज़ूल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो इस साल हमने प्रोक्योरमेंट किया, अल्लाह की फ़ज़ल से हमने मल्टीनेशनल कंपनीज़ की प्रोक्योरमेंट की है। उन्हीं कंपनीज़ की जो प्राइवेट भी अपनी क बिल्कुल। दवाइयाँ बेच रहे हैं। बिल्कुल, हमने जीएसके की, हमने एबॉट की, हमने बड़ी-बड़ी कंपनियों की अल्हम्दुलिल्लाह प्रोक्योरमेंट की है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जो है अल्लाह के फज़ल से हमने एक डलवाई है। आम आदमी के लिए अवेलेबल किया और ये पिछली दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट थी तब भी हमने ये किया था, ठीक है? हुँ, तो सरकार जो है चूँकि बड़े वॉल्यूम में खरीदती है हुँ। और इसलिए सरकार जो है डेफ़िनेटली उनके साथ रेट में कोई ना कोई कंसेशन होती है और इस तरह डॉक्टर्स चीज़ें को होती भी हैं। तो बाउंड करना पड़ता है कि
देखिए, ये भी एक बड़ा मसला है कि डॉक्टर्स का बाउंड पास दफ़ा किसी को, जिस तरह वो मेडिकल रैप्स आते हैं, लोगों को हाँ बताते हैं कि जी, बार आप हमारी वाली दवाई रिकमेंड करें, तो बाद दफ़ा डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, ये रिकमेंड करते हैं। दवाई लिखना तो भी तो मना है ना? हाँ, तो अब हमने उनको ये कहा है कि भाई आपकी मेहरबानी, देखें, सर दर्द की गोली मौजूद होनी चाहिए। हुँ, अब वो फ़रियाल की कंपनी की या वक़ार की कंपनी की या रशीद की कंपनी की, या मैटर नहीं ये करता। मैटर नहीं करता। सर दर्द की गोली मौजूद है, ये मैटर करता फ़ॉर्मूला एक है, वो होना है। चाहिए। सॉल्ट एक है। हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास जो जितनी बीमारियाँ हमने नोटिफ़ाई की हुई हैं, हुँ, उनकी दवाइयाँ मौजूद होती हैं। सम टाइम होता क्या है कि डॉक्टर कहते हैं नहीं, ये ब्रांड नहीं यार, ये ब्रांड लें। तो हुँ। वो गैर मुनासिब बात है। मैं समझता हूँ कोई डॉक्टर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी डॉक्टर ऐसा करते हैं, सम टाइम विटामिन्स लिख दिए जाते हैं एडिशनली, कि आजकल विटामिन्स भी लोग लेते हैं कि चलें आप फलाना विटामिन ले लें, तो विटामिन्स तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते ना। ऐसा भी करते हैं, हम लिख के नहीं दे सकते, मुँह से बता देते हैं। हाँ, तो आजकल हमने चूँकि मना किया हुआ कि आप ये ना करें, हाँ, हाँ, तो वो शायद तो वो लिख के नहीं दे वो सकते, शायद मुँह से बता मुँह से देते हों। बता देते हैं। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो डॉक्टर्स हैं, इनका, क्योंकि अभी मैं माफिया की बात करी थी, डॉक्टर्स एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, ये हुकूमत के ऊपर कितने हावी हो सकते हैं? देखें, अ, शायद कोई बुरा ना मान जाए, हम लोगों ने जमहूरियत को अपना हथियार बना लिया है। हुँ, जमहूरियत लोगों के लिए है। हुँ, जमहूरियत हर उस चीज़ के लिए है जिसमें अवाम का फ़ायदा है। जी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अपना ग्रोह बनाते हैं हुँ, और इज़हार राय की आज़ादी के नाम पे, और अप एसोसिएशन अपने बनाना। हक के नाम पे अपनी हुँ, एसोसिएशन बनाते हैं, और फिर हम बाज़ दफ़ा अपने एजेंडे से हट जाते हैं। हुँ, हम अपने लोगों को नाहक सपोर्ट देना शुरू हो जाते हैं। अब हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, हुँ, अगर नर्स, मैं अक्सर नर्सों की बहुत तारीफ़ करता हूँ। हाँ। यानी मैं इसमें कोई शक नहीं है कि मैं सबसे ज़्यादा जिनको माइलेज देता हूँ वो नर्सेज़ बहनें हैं। मैं कहने ठीक ही है? लगी थी आपका, मैंने एक वीडियो देखा क्योंकि था। हकीकत ये है कि नर्सेज़ जो बहनें बेटियाँ हैं, ये खिदमत करती हैं, बहुत ज़्यादा खिदमत करती हैं। इनकी कमी भी और चल रही है। इन मैं उस पे भी आता हूँ। जी। तो हॉस्पिटल में बाद दफ़ा डॉक्टर मौजूद नहीं होते, लेकिन नर्स होती है, हुँ, मरीज़ का इलाज हो जाता है। हुँ। लेकिन अगर डॉक्टर मौजूद हो और नर्स ना हो, तो इलाज हाँ, नहीं मुश्किल हो होता, जाता है। बिल्कुल। तो मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। बाद दफ़ा डॉक्टर साहबान मुझसे गिला करते हैं कि यार आप इस नर्सेज़ की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि नहीं यार, जो हकीकत है कि नर्सेज़ जो हैं अगर ना हो, बैकबोन है। लेकिन देखें, गलती भी कहीं से होती है ना। हुँ, 5 उँगलियाँ बराबर तो नहीं होती। कई हुँ, बेटियाँ बहुत काम करती हैं नर्सेज़, हुँ, कई बच्चियाँ बहनें बहुत काम करती हैं, हुँ, कई लापरवाही भी करती हैं। अब हुँ, अगर किसी ने लापरवाही की और हुँ, उसकी गफ़लत से किसी नौमौलूद की जान चली गई, हुँ, तो क्या हुकूमत वक़्त उनको अकाउंटेबल ना करे? हुँ, जैसे ही हम बिल्कुल। अकाउंटेबल करना चाहते हैं, ये इश्यू बन जाता है, जनाब एसोसिएशन आ गई है, ये क्यों हो गया है, हड़ताल हो जाएगी। इन करते हैं हड़तालें, इन बातों से अस्पताल अब बंद कर देते इन हैं। बातों से अब बाहर आना पड़ेगा, हुँ, क्योंकि मरियम नवाज़ के दौर में अब ये नहीं हो सकता। हुँ, मरियम नवाज़ ब्लैकमेल नहीं होती। वो हुँ, बड़ी कैटेगोरिकली मना कर देती हैं और बड़ी डिफरेंट खातून है। हुँ, उनको अल्लाह ने ये करिश दिया, वो कहती हैं, मैं उनसे अक्सर गिला करता हूँ इस बात का, हुँ, कि मैडम, इतनी सारा दिन हेल्थ वाले लोग मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, नर्सेज इतनी मेहनत करती हैं, हम लोग करते हैं, और पैरामेडिकल स्टाफ करता है। लेकिन जब कभी कोई गलती हो जाती है तो आप स्पेयर ही नहीं करती। हुँ, आप देखती नहीं कि हमने इतनी मेहनत की थी, आप हमें भी खींचती हैं, हुँ, सेक्रेटरी को भी खींचती हैं, आप बाकियों को भी एक्शन लेती हैं, भरपूर एक्शन लेती हैं। हुँ, उन्होंने मुझे लाजवाब कर दिया ये बात करके। उन्होंने कहा, इमरान भाई, अगर ये सीएनडब्ल्यू वाला कोई गलत करेगा ना, तो कोई बिल्डिंग में करप्शन हो जाएगी, बिल्डिंग गलत बन जाएगी। हुँ, अगर किसी और महकमे वाला कोई चीज़ करेगा तो कोई गलती हो जाएगी, फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब हेल्थ वाला गलती करेगा, तो किसी की जान चले जाएगी। हुँ, वो इर्रिपेयरेबल लॉस है, हुँ, उसमें माफ़ी नहीं दे सकती मैं। तो हुँ, इसलिए मैं आप पे ज़्यादा चढ़ाई करती हूँ कि आपके पास गुंजाइश नहीं है, हुँ। क्योंकि आपकी गलती किसी की जान लेने का बायस बन तो फिर सकती है। कैसे डील करते हैं एसोसिएशंस देखें, को? बड़ा अल्लाह का शुक्र है, आप देख लें को हुँ, आपको नज़र आ रहा है कि कहीं कोई ऐसा मामला अभी तक तो बड़ा नहीं। कैटेगोरिकली मैसेज लाउड एंड क्लियर जा चुका है हुँ, कि जिसको सियासत करने का शौक है और चुदराहट करने का शौक है, वो इलेक्शन लड़े जाए। हुँ, वो इस नौकरी-शोकरी को कर रहा है। तो हुँ, अब हमारे हेल्थ सिस्टम में ना हड़तालों की कोई गुंजाइश है हुँ, और ना तमाशों की गुंजाइश है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मेहनत कर रहे हैं, हुँ। अपने-अपने से का काम कर रहे हैं और दिल जान से काम कर रहे हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह करते ख्वाजा रहेंगे। साहब, और भी बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, एयर एम्बुलेंस भी चल रही है हमारी, और बड़े लोग उससे भी देखें, मुस्तफीद हो रहे हैं, मुझे लेकिन यहाँ पे कौन हँसी आ गई लोग इसको अवेल कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे हँसी आ गई कि एयर एम्बुलेंस की जब बात करते हैं, तो आपको पता है पिछले दिनों सीएम जहाज़? के जहाज़ पे बड़ी बात की जी, गई। जी। तो मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा कि आपको बड़ी तकलीफ हुई कि मरियम नवाज़ ने जहाज़ ले लिया। हुँ, तो बाबा, वो मरियम नवाज़ ने जहाज़ नहीं लिया था। हुँ। वो हुकूमत पंजाब की मलकियत होता है जहाज़, और हर चीफ मिनिस्टर के लिए जो अवेलेबल भी होता है। सीएम, वो बिल्कुल। आपका वो गोंगलू सा चीफ मिनिस्टर था बुज़दार, उसको भी मिला हुआ था जहाज़। और आपके जो हैंडसम प्राइम मिनिस्टर थे, हुँ, जिनके इश्क में आप पागल हुए फिरते हैं, वो बनी गाला से
अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद जो चंद किलोमीटर का फासला था वो गाड़ी पे नहीं जाते थे, वो हेलीकॉप्टर में जाते। याद है ना वो 50 रुपए किलोमीटर वाला जो हेलीकॉप्टर था जो फवाद चौधरी साहब ने कहा था। तो जब आपके अपने लीडर ने ये करतूत गोली हुई, आप पता नहीं क्यों लोगों को बातें करते हैं। मरियम नवाज वो चीफ मिनिस्टर है जिसने पहली दफा तारीख में एक गरीब, एक मजदूर, एक किसान के लिए एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया, जहाज का इंतजाम किया। उसने पहले जहाज का इंतजाम किया अपने मुल्क के गरीब मजदूर किसान के लिए। उन्होंने जो जहाज लिया था, अगर वो कहते हैं ना महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और अगर वो खट्टर पटर सा को पुराना जहाज लेते, कुछ लोग उसमें कमीशनें खा लेते और सस्ता मिल जाता, बात भी रह जाती, तो हर चौथे दिन उसको रिपेयर कराना पड़ता। और जो जहाज होते हैं उनका जो लोग इस बात को समझते हैं कि ये इंडस्ट्री है क्या, इसके हर पार्ट का एक लाइफ होती है कि इतनी फ्लाइट्स के बाद ये पार्ट बदलेगा, इतनी फ्लाइट्स के बाद ये पार्ट बदलेगा। जो जहाज मरियम साहब ने लिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा जहाज इसलिए लिया कि हुकूमत पंजाब को इसके ऊपर कई साल तक कोई फजूल खर्चा ना करना पड़े, और मरियम नवाज को घर नहीं ले जाएगी। आज कोई और चीफ मिनिस्टर आएगा तो ये जहाज उसकी मलकियत है, ये पंजाब के लोगों की मलकियत है। इस तरह तकलीफ हुई लोगों को, इस तरह परेशानी हुई, इस तरह तूफान मचा दिया कि उसने बड़ा गुनाह कर दिया। मुझे बताएं ना, जो आपके हैंडसम साहब थे जो आए थे पूरी दुनिया का दर्द बांटने, वो भी तो एयर एम्बुलेंस चला सकते थे, वो भी चला सकते थे। वो अपना जो हेलीकॉप्टर जिसमें वो 50 रुपए किलोमीटर में रोज सेहत कार्ड चलाया तो था। नहीं, वो मैं बताता हूँ, सेहत कार्ड जो चलाया था वो भी हमारा प्रोग्राम चोरी किया हुआ। अपने घर बनी गाला से रोज हेलीकॉप्टर पे प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते थे, तो वो आवाम को दे देते ना। उस वक्त तो आपके पेटों में मरोड़ नहीं उठा, अब आपको लूज मोशन लग गए हैं, तो आप जरा कोई गोलियां शोलियां खाएं और अपना मेडिकल दिया गल्ला कर रहे हो, अपना इंतजाम करें। इंशाल्लाह मरियम नवाज अपने सूबे में काम करती रहेगी। ये जो हेल्थ कार्ड की आपने बात की, 19 शहरों के पंजाब में मियां नवाज शरीफ का ये प्रोजेक्ट था, और उन्होंने इसको अपनी पार्टी के नाम पे नहीं रखा था। विकिपीडिया पे चेक किया जा सकता है, ये नवाज शरीफ 19 शहरों में हम इसको लॉन्च करके गए थे। ये बाद में आए, इन्होंने आके साथ ही क्या किया कि यार ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो, और ये कॉपी पेस्ट करने के बड़े मास्टर हैं इन्होंने, और माशाल्लाह फनकार भी बड़े थे ये सारे वारदातें डालने में। इन्होंने उसके ऊपर अपनी पार्टी का परचम पेंट किया, इंसाफ कार्ड के नाम से उसको लॉन्च कर दिया और लोगों के दिमाग में बैठा दिया, जिस तरह लोगों के दिमागों में और बहुत सारी बातें सोशल मीडिया से बैठाई हुई हैं, ये भी बैठा दिया कि जनाब इमरान खान का प्रोजेक्ट था। वो भाई उनका कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये नवाज शरीफ साहब का प्रोजेक्ट था, उन्होंने लॉन्च किया था। हाँ, इस प्रोजेक्ट के जरिए अपने इन्होंने दोस्तों को बड़ा अमीर किया। ऐसे सैकड़ों केस हैं, हजारों केस हैं जिनके इलाज नहीं हुए और बिल बने हुए हैं बड़े बड़े। तो ये जो गंद डाल रहे थे, उस गंद की वजह से इस निज़ाम को चेंज करना पड़ा है, और हम जो अब निज़ाम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, वो उसमें हर गरीब का, हर मजदूर का, हर किसान का हक भी महफूज होगा, और उसको अल्लाह के फजल करम से कोई परेशानी भी नहीं इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, आप कह रहे थे कि आप इमरान खान को जेल में नहीं देखना चाहते, तो कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मैं इमरान खान समेत किसी पॉलिटिकल लीडर को जेल नहीं देखना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल कारकुन हूँ, वर्कर हूँ, सियासी वर्कर हूँ। इमरान खान कहाँ होने चाहिए फिर? इमरान खान साहब को अपने घर में होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब सियासत में भी गन डालते हैं और इर्द गिर्द भी गन डालते हैं, तो इनको हम सुकून से अपने घर में होना चाहिए, और इन्हें जो है ना वही काम करना चाहिए जिसके ये आदी हैं। माशाल्लाह मौजे करने के आदी हैं। मुराद सईद साहब को भी इनके साथ एक ही घर में होना चाहिए, और भी इनके जो 2-4 दोस्त हैं जिनके साथ मिल बांट के वो खेल खेला करते थे, वो खुश हुआ करते थे, कोई एंटरटेनमेंट किया करते थे, तो उनका बुनियादी हक उनको करनी चाहिए। मैं ऑन अ सीरियस नोट, मैं किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी पे खुश नहीं होता। मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में ऐसा कल्चर हो कि कोई सियासी कारकुन भी कभी गिरफ्तार ना हो, क्योंकि सियासी कारकुन कोई जुर्म नहीं करता, वो सिर्फ राइट्स की बात करता है, हक आवाज बुलंद करता है, करते हैं। लेकिन ये भी जो तरीके इंसाफ के हमारे दोस्त साथी हैं, इन लोगों ने बड़े लंबे अरसे तक कानून को वायलेट किया है। हम तो जरा सी को बात करते थे तो हम जेल भी जाते थे, और मैं पहली दफ़ा जब जेल गया था जी 1996 में, मुझे आज भी याद है, मैं फरियाल इतना छोटा था कि मेरे हाथ में जब हथकड़ी लगी तो वो हाथ से बाहर आ गई, तो मेरे पाँव, जो हथकड़ी हाथ में लगती है मेरे पाँव में लगाई गई। 1996 की बात। तो ये क्यों हुआ था? वो हमने भुट्टो की बरसी पे एहतजाज किया था, पीपल्स पार्टी का दौर था, तो उस पर हमें गिरफ्तार कर लिया गया था, और फिर हमने जेल में अयाम गुजारे। फिर मुशर्रफ का दौर आया, मुख्तलिफ जेलों में हमें कैद रखा गया, कभी बावलपुर भी, कभी मियाँ वाली भी। पीटीआई वालों का ये गुड लक थी कि इनको कभी, पंजाबी में कहता है सेका, ये सेका इनको कभी नहीं पड़ा था। ये 9 मई का पंगा ना लेते, यानी ये औकात से बाहर ना होते। देखें,
बेशर्मी की हद ये है कि आप अपने मुस्लिमों के साथ जुल्म करें। हाँ, कैप्टन कर्नल शेर खान जिसका मुजस्मा उखाड़ कर चंद बगैरत फख्र महसूस कर रहे थे, काश उनको ये पता होता कि ये शख्स कितने दिन भूखा और प्यासा महाज पे लड़ता रहा था, बिल्कुल। अपने मुल्क की बेटियों की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी बेटियों को यतीम करके गया, अपने मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए अपने घर वालों को दागे मुफारकत देकर गया। बिल्कुल। और उस बेशर्मी को मैं लानत भेजना चाहूंगा जो 9 मई की सोच थी। आपने किसी शहीद का जो है हाँ। एहतराम नहीं किया। वो शहीद जिनकी वजह से आज आप अपने घरों में सोते हैं, और जो वो लोग शहीद हाँ, जिन्होंने इस मुल्क के जिनके लहू का एक-एक कतरा जो है वो हम सब पर कर्ज है। और बिल्कुल। हम सब जिंदगी में कुछ भी कर ले, हम एक शहीद के लहू के एक कतरे का कर्ज जो है वो अदा नहीं कर सकते। ऐसा उस ही है। बेशर्मी की वजह से आज आपके लोग जेल में हैं और चंद लोगों को नाहक जो है आपकी बेवकूफ़ी और हमाकतों की वजह से इस बुजुर्गी में यास्मीन राशिद जैसी खातून को जेल काटनी पड़ रही है। ये आपके लीडर की मैं समझता हूँ कि जो मैं अब मुनासिब लफ्ज़ मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ, लेकिन समझ आप गए होंगे। तो अगर आप इस तरह की हरकतें ना करते तो खुदा की कसम ना पॉलिटिकल कल्चर खराब होता, ना ये गंद पड़ता। और मुझे फ़रियाल आज आपके चैनल के तवज्जुह से ये पूछना है। जी। मैं जो बात कर रहा हूँ सियासी कारकुन को गिरफ्तार ना किया जाए, सियासी कारकुन पाबंद सलासल ना हो, ये वक्त आ गया था जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ हाँ, डेमोक्रेसी किया था, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। जिसको इन्होंने परागंदा करने की कोशिश की। उसमें यही कहा गया था कि हाँ, हमसे गलतियां हुई हैं, हाँ, हमने गलत किया है, हमने एक दूसरे को बुरा भला कहा है, हमने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए हैं, हमने यस। गलत किया, हम कौम से माफी चाहते हैं। और उसके बाद एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ा था कि जिसमें किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता था, इंतकाम नहीं किसी लिया के जाता खिलाफ था ना। इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाती हाँ, थी। इस सारे कल्चर को दोबारा से गंदा किसने किया? गंदा और इतना गंदा कि समझ नहीं आई कि मुझे क्या, बोलने की भी तमीज़ ना यानी रही। कि क्या आपको क्या दुश्मनी थी? उस नवाज शरीफ से क्या बुग़्ज़ था जिसके तरले कर कर के आप कहते थे कि मेरे पास घर नहीं है, मियाँ साहब मुझे घर दे दें। तो सारी दुनिया को पता है, कहे कोई रोड बंदा, बनवा दो कहीं कोई बंदा आके ना हाँ, बनी कि काला के पाए मियाँ वाली साहब से घर सड़क। नहीं लिया मियाँ अपना हैंडसम साहब ने। हैंडसम साहब इतने कोई खुददार बंदे थे और इतने गैरतमंद थे, तो किस मुंह से वहां जाके उनसे चंदा मांग रहे थे? 50 करोड़ रुपया शरीफ फैमिली ने, 50 करोड़ रुपया उस वक्त में जब 50 करोड़ किसी के बाप के पास भी नहीं होता था। उस वक्त तो मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हुए थे, तो 50 करोड़ रुपया शौकत खाना बनाने के लिए चंदा नहीं लिया। जमीन तो चले उन्होंने बीइंग चीफ मिनिस्टर सरकारी दी थी, 50 करोड़ रुपया तो दिया था। तो उस बेशर्मी को मैं क्या नाम दूं कि आप पैसे भी लेते रहे हैं, आप अपने लिए घर भी मांगते रहे हैं, आप अपने घर की सड़क भी बनवाते रहे हैं, ठीक है? और हालत आपकी ये है कि ना आपके अंदर कोई अखलाकियात है, ना आपको कोई शर्म है या कोई हया है। जब आप कैंपेन करते करते उनको गालियां देते देते गिर गए थे, तो वो नवाज शरीफ ही था जो आपकी खबर लेने के लिए चल कर गया। बिल्कुल, फौरन वो नवाज पहुंचे शरीफ ही थे। था जिसने अपनी कैंपेन फौरन रोक दी थी कि एग्जैक्टली। नहीं, मेरा सियासी मुखालिफ जो है वो कैंपेन के काबिल नहीं रहा, तो मुझे भी कैंपेन नहीं करनी। अगर अच्छा आप में ये शर्म होती, अगर आप में हया नाम का कोई कतरा भी बाकी होता, हाँ, तो आप अपनी गलतियों की माफी मांगते। लेकिन हाँ, आज आपकी बेशर्मी, आपकी हठधर्मी, आपका गंदा बुग़्ज़ और आपकी जेलसी, उसने आपके लोगों को तबाह बर्बाद किया है। और तहरीक इंसाफ के बेशुमार कारकुन बेचारे आज 9 मई की सजा काट रहे हैं, और जिसके सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार। और आप खुश नहीं हैं। मैं बिल्कुल इस पर खुश नहीं हूँ। मैं इवन आपके सलाह काटने में भी खुश नहीं हूँ। हम्म, मुझे दुख होता है हम्म, क्योंकि आप हमें हीरो बनते जा रहे हैं। हम्म, आपको विलन होना चाहिए क्योंकि आप असल में विलन हैं, और आप हमें हीरो बनते जा रहे हैं सिर्फ अंदर होने की वजह से। तो आपको बाहर निकालना चाहिए और आपका असल चेहरा पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि कितना मकरू और कितना काला है। तो ख्वाजा साहब जिनको आप कह रहे हैं कि ये बानी पीटीआई जो है वो एक तरह से विलन होने चाहिए, अभी बड़े नए लोग भी हैं जिन्हें शौक हो रहा है हीरो बनने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत में आना चाहते हैं। मुझे जरा बताइएगा, सियासत क्या एक फूलों की सेज है? क्या बहुत आसान सी चीज है, कोई भी उठता है और वजीर आजम बनने की तरफ? फरियाल सियासत इंतहाई भरी कांटों की सेज है। अगर आप इसको दीन और दुनिया दोनों एतबार से देखें, जी, जो सियासत करते हैं उन पर दुनिया और आखिरत के सवालात ज़्यादा हैं, बिल्कुल, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं तो कभी-कभी हम्म, घबरा भी जाता हूँ। आपको पता भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर पड़ी होती हैं। यहाँ आपके नाम पे कोई जूते ले जाता है और वो जी, आपको बाद में पता चलता है कि जनाब वो ताड़े ना देते जुतियाँ दे देती हैं। कोई आपके नाम पे कुछ कर लेता है, अब आप किस को रोकेंगे? तो ये जिन लोगों को शौक है, डेफिनेटली लोगों को शौक होता है, हर शख्स चाहता है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन दूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा तो इस मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। आप एज़ अ शहरी
रोजाना की बुनियाद पर अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं, सकते वो हैं। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक शख्स को ये लगता है कि वो बिजली का पाकिस्तान में, क्योंकि इस वक्त आपकी हुकूमत है, आपकी डोमेन तो नहीं देखें है बिजली। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं, जी। मैं मेरे लिए बड़े मोहतरम हैं और मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन देखें शायद हमने ये सोचा है कि जो अवाम जो है ना, उनको कैची किस्म के नारे दो हम्म। तो बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करती है। हाँ। जैसे अगर मैं कह दूं कि जनाब, मैं अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो मैं चांद पे हाउसिंग सोसाइटी बनाऊंगा और आप लोगों को प्लाट दूंगा, तो कहने में तो बड़ा जबरदस्त लगता है, हाँ। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो अवाम जो है ट्रक की बत्ती के पीछे लगने की आती है, उनको शौक ही बड़ा है कि कोई बंदा खड़ा हो और झूठ बोली जाए, कोई 1 करोड़ नौकरियों के वादे करे, कोई 50 लाख घर के वादे करे, कोई रास्ते मदीना की बातें करे, कोई नाजायज़ बच्चे पैदा करके भी इस्लामिक टच देता रहे और आप उनकी सुनते रहें। बच्चे यहूदियों के पास पल रहे हों और इस्लाम का ठेकेदार बना और आप उसके पीछे लगे रहें। और लोग जो हैं इतने जाहिल हैं, माज़रत से, कि जो लोग ये कहते हैं कि जनाब का उनका दीदार हो गया तो हमने समझे हज कर लिया, और उनका दीदार हो गया तो समझे हमने उम्रा कर लिया। ये तो तब भी बात ऐसी सोच पे लानत मलामती की जा सकती है, तो और तो कुछ नहीं किया जा सकता। खालिद साहब, हज की सआदत का तो आपके कायद के साथ भी लिंक किया गया था। देखिए, जिसने भी किया था वो वाहियात आदमी होगा, क्योंकि हज और उम्रा जो है किसी भी शख्स के साथ किसी के शख्स के मुंसलिक नहीं साथ किया जा मुंसलिक नहीं सकता। किया जाता। हाँ, अगर अल्लाह से डर के कहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हों तो मैं ये बात मानूं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वलीउल्लाह हो हमारे कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ सारी इस काम के लिए दी हैं, तो मैं ये बात मानूं। इंसान जो है हमारी कोई औकात नहीं है, हम सब इंसान हैं और खताओं के पुतले हैं। अल्लाह ताला ने हमें जन्नत भी जब देनी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदक़े देनी है, तो हमारी हैसियत और औकात ही नहीं है कि हम इतनी बड़ी बात कर सकें। और जो जाहिल इस तरह की बातें करते हैं, मैं उन जाहिलों की अक्लों पर मातम ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। खालिद साहब, नून लीग में आने के लिए बाकायदा दावत दी गई है, एहसन इकबाल साहब की जानिब से। जवाद अहमद साहब ऐसा कह रहे थे। आप समझते हैं कि नून लीग को अभी नए लोगों की कोई ज़रूरत है या अच्छा चल रहा है निज़ाम? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी को नए लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी का बहाव नहीं चलाते और उसको रोक के रखते हैं तो पानी में स्मेल आ जाती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कुदरत का कानून है कि चीज़ें चल आती रहें और पीछे से नई शामिल अब होती रहें। आपने 3 बार वज़ारत सेहत मैं ये संभाल ली। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जगह मुस्तकबिल में किसी और शख्स को मौका दिया जाना चाहिए, कि ना मुझे ही मुसल्लत करके बैठा दिया जाए कि मैं बस आ गया हूँ, अब मैं जाऊँगा तो मेरा बेटा आएगा, वो जाएगा तो उसका बेटा आएगा। मेरा एक भाई है, आपने किसी ने उसको आज तक सियासी मैदान में करीब भी नहीं देखा होगा। हाँ, वो बेचारा जब ऑपोजिशन होती है तो जेल जाने के लिए तैयार होता है। हर दौर में बेचारा वो पकड़ा जाता है। एक ही भाई है मेरा। अच्छा। इस दौर में भी, इमरान खान के दौर में भी उस पे एफआईआर हो गई। पिछले दौर में भी वो बेचारा गिरफ्तारी करता रहा। लेकिन जब हुकूमत आती है तो वो हुकूमती वाहनों के 1 डेढ़ 2 करीब भी नहीं 4 नजर आता। 5 किलोमीटर भी नजर नहीं आएगा। हाँ। मेरी फैमिली को मेरी सियासत से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई जानता भी ना नहीं है। ना मेरी फैमिली के किसी का कोई इरादा है कि मेरे बाद वो मेरे सियासी जानशीन बनेंगे। मैं आज ही ये बात कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से मैं बड़ी अजीब बात करने लगा हूँ। मैं अवाम से ये कहूँगा कि सबसे बड़े हमायती जो वरासती सियासत है वो आप लोग हैं। आप वोट ही नहीं देते। हाँ, आप नए भुट्टो बंदे की को। औलाद को ही भुट्टो का वोट देते हैं। आप इमरान नियाज़ी के घर वालों को ही पीटीआई का वोट देंगे। इसी तरह आप शरीफ फैमिली से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि आप उन्हें लाइक करते हैं, आप उनको लेकर आते हैं। लेकिन एक फ़र्क जो शरीफ फैमिली की आइंदा आने वाली नस्ल ने डाला है, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें हमजा शहबाज का, हाँ। पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लें मरियम नवाज का। हाँ। इन्होंने एक आम वर्कर की तरह वर्करी की है। मरियम नवाज साहबा ने जेल भी काटी, मरियम नवाज साहबा ने किसी भी ओहदे पे आने से पहले जेल भी काटी, मरियम नवाज साहबा ने प्रोफेशंस लीड किए, मरियम नवाज साहबा ने तंजीमी काम किया, मरियम नवाज साहबा ने हुकूमती ईवानों में पीछे बैठकर काम किया। जो हेल्थ कार्ड डिज़ाइन हुआ था, मैं आज आपको एक खबर दे रहा हूँ कि ये मरियम नवाज की टीम ने डिज़ाइन किया था। 2013, 14, 15 की बात कर रहा हूँ, जिसका मंजन आज ये सब बेच रहे हैं। हमजा शहबाज को देख लें कि हमजा शहबाज अभी 17 साल के नहीं हुए थे तो एफआईए की केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हमजा शहबाज ने 2.5 बरस कैद तन्हाई काटी है। हमजा शहबाज ने जलावतनी में अपने ख़ानदान के बगैर मुश्किलें काटी हैं। हमजा शहबाज ने वर्करी की है, तंजीम साजी की है, एक-एक चीज़ की है, फिर जाके वो विरासत के हकदार बनने के काबिल हुए हैं। यहाँ प्लेट में रख के कहते हैं जी फलाने को दे दो और फलाने को दे दो। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों में, लेकिन जब तक अवाम वरासती सियासत को वोट देगी, जब तक वरासती सियासत चलती रहेगी। और ये बिल्कुल झूठ है, अवाम कहती ज़रूर है
कि विरासती सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अवाम को विरासती सियासत पसंद है, अवाम को विरासती लीडर पसंद है और अवाम को ये तमाम चीज़ें पसंद तो ख्वाजा साहब आप सियासत में कैसे आए थे? हैं। मैं तो देखें, ये तो एक बचपन से एक जरासीम और कीड़े होते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा जो बच्चे गलियों में नारे मार रहे होते हैं, हाँ, हाँ। होते हैं ना ऐसे हाँ, बच्चे जो बिल्कुल, नारे मारे होते हैं, बिल्कुल। तो मैं भी एक ऐसे ही बच्चा तो था आप जो नून नारे लीग मारता तक था। कैसे पहुँचे? देखिए, नून लीग तक मैं ऐसे पहुंचा कि मैं जब अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब आप टीवी पर एक ही शख्स को देखेंगे और हर तरफ आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, तो जब मैं बच्चा था तो ज़िया उल हक ही नज़र आता था। हाँ, उस वक़्त और दूसरी कोई चीज़ ही नहीं थी। हाँ। तो मैं ज़िया उल हक के इश्क में गिरफ्तार था। अच्छा, ठीक है जी। ठीक जब है। ज़िया उल हक साहब की असैसिनेशन हुई, उनका त्यारा जो है वो तबाह हुँ, हुआ और वो शहीद हुए। हुँ, मैं कई दिन तक मैं रोता रहा। मेरे हुँ, वालिद साहब मुझे चुप कराया करते थे कि तैनू की हो गया बेटा, तेरा प्यो तो हुँ। ज़िंदा है। तो बस मैं जज़्बाती था और मैं सोचता था कि ये ज़िया उल हक चला गया, पाकिस्तान का क्या होगा? हुँ, छोटा था। उसके बाद मैंने ज़िया उल हक स्टूडेंट फाउंडेशन जो है वो जॉइन की, स्टूडेंट फेडरेशन बनाई और फिर मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में आ गया। और जिस दिन पीएमएलएन बनी हुँ, 1993, यानी उससे पहले भी मैं सियासत कर रहा था, लेकिन जिस दिन मुस्लिम लीग नून का क़याम अमल में लाया गया, मैं पहले दिन से मुस्लिम लीग नून में हूँ। हुँ, अगर आप मेरे सियासी सफ़र को, बाकी सारे को छोड़ दें, मेरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी छोड़ दें, तो नून लीग से मेरा सियासी सफ़र 1993 से लेकर आज 33 बरस तक का सफ़र है। माशाल्लाह। 33 इयर्स मैंने इस पार्टी को दिए हैं, अपनी पार्टी को कभी छुट्टी नहीं की। चाहे हुँ, मुशर्रफ का दौर है, फ्रंट लाइन पे लड़ाई की है, चाहे पीपल्स पार्टी का दौर था, फ्रंट लाइन पे लड़ाई की थी, पीटीआई के दौर चाहे में भी पीटीआई का मैंने दौर है, आपको फ्रंट देखा। लाइन पे लड़ाई की है, कभी बैक नहीं दिखाई, कभी हुँ, पुश नहीं दिखाई हुँ, और अपनी पार्टी से कभी माँगा भी कुछ नहीं। हुँ, और मेरी पार्टी भी बड़ी, मैं समझता हूँ कि इस मामले में मैं जितना भी क्रेडिट दूँ, आप देखें कि बातें बड़े लोग करते हैं। हुँ, एमक्यूएम का ये ख़ासा हुआ करता था कि वो मीडियोक्र्स को टिकटें देके एमपी एमएलए बनाती थी और किसी पार्टी का ये ख़ासा नहीं होता था। ये वाहिद नून लीग है। हुँ, आप लाहौर शहर के एमपी एमएलएस की हुँ, लिस्टें उठा लें पिछले कई टेन्योर्स की। आप हुँ, पिछले 2-3 टेन्योर्स की लिस्टें उठा लें, हुँ, आपको वो लड़के नज़र आएँगे कि हुँ, जो बिल्कुल आप मीडियोक्र थे, मिडल क्लास फैमिली से थे। मैं आपके सामने मिसाल दूँ, हाँ, मैं इस शहर लाहौर का 14 साल से जनरल सेक्रेटरी हूँ। उस हुँ, पार्टी का, जिसको तख्ते लाहौर कहते हैं ना, छेड़ते हैं जी, जी, तख्ते लाहौर, जी, उस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी 14 साल से मैं हूँ कि हुँ, जिसके वालिद का नाम नहीं पता किसी को, कि मेरा हुँ, बाप कोई चौधरी नहीं था, मेरा हुँ, बाप कोई वडेरा नहीं था, मेरा हुँ, वालिद कोई बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट नहीं था। मैं तो आई वाज़ इन क्लास 6 जब मेरे वालिद फ़ौत हो गए थे। तो ये एक क्रेडिट है जो पीएमएलएन से कोई नहीं छीन सकता। ये मियाँ नवाज़ शरीफ की का विज़न है, जिसको शहबाज शरीफ साहब ने अमली अमली जामा पहनाया और शहबाज साहब ने मुझे एक बाप की तरह शफ़क़त दी और सही। शहबाज साहब ने सारी ज़िंदगी मुझे इस तरह पैट्रनेज किया कि जिस तरह शायद कोई अपनी औलाद को करता है। तो मैं जितना भी उनका शुक्रिया अदा कर लूँ, मैं समझता हूँ कि मैं और मेरी नस्लें उनका एहसान नहीं उतार तो सकती। ख्वाजा साहब आप एक मीडियोकर फैमिली से थे। जी, तो आज भी आप आज अपने आप को मीडियोकर समझते हैं? मैं आज भी मीडियोकर हूँ, अल्लाह के फज़ल से। मैं आज भी, मेरा अल्लाह ने मेरा तकरीबन 1996 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ हुँ। और अपनी हक हलाल की कमाई अच्छा करता हूँ। आपका बिज़नेस है तो मैं और वो आपका क्या क्या मतलब, मैं बिज़नेस है? क्या आपको बोलूँ, क्या मैं बैतुल बिज़नेस माल है? से पलता हूँ। आपका क्या मैं बिज़नेस है? 1996 से मेरी क्लीनिंग एजेंसी है जी अच्छा। और पाकिस्तान की चंद अच्छी एजेंसीज़ में से एक है। हुँ। उसके अलावा मेरी इसका प्रॉपर्टीज़ के नाम से मेरी प्रॉपर्टी की कंपनी है, मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ हुँ। और दरमियान में थोड़ा-सा मैंने जो है वो अपनी हाथुल बड़ा कंपनी बनाई थी, मैं वो भी करता था। सही। तो सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत से पैसे कमाए हैं। देखें, एक चीज़ ये हमेशा याद रखें, रिज़्क़ हलाल ही असल आपको निजात का ज़रिया बनेगा। बिल्कुल, जब आप लुक़मा हराम अपनी औलाद को खिलाएँगे, तो आप उससे बेहतरी की तवक्का ना नहीं कर रखें। सकते। हुँ। अब सियासतदानों के बारे में लोगों का, बड़ा आम आदमी को जब भी बात करें, वो कहेगा, "ओह! ये तो लूट जाते हैं, सियासतदानों ये तो खा जाते हैं।" हुँ। 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। याद आ गई ख्वाजा आसिफ साहब की समझे ना? बात। हर शख्स जो है वो एक समझ लें कि वो लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्लाह का शुक्र है कि सारी ज़िंदगी कोशिश की है कि हराम के लुक़मे से बचें। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की थी आपको याद होगी, उन्होंने कहा था कि ये ब्यूरोक्रेट्स हैं असल में और बचा-कुचा सियासतदानों को देखें, मिलता है। ख्वाजा असद साहब तो शहज़ादे आदमी हैं और वो बड़ी-बड़ी कमाल बातें करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिशियन जो है, वो बदनाम ज़्यादा है। हुँ। वो कहते हैं ना, बद से बदनाम बुरा। तो पॉलिटिशियंस जो हैं वो जेल भी वही जाते हैं, मुल्क के लिए तकलीफ़ें भी वही काटते हैं, जलावतनियाँ भी वही सहते हैं, ठीक है ना? हुँ। कोई भी पॉलिटिशियन हो, ये कुर्बानी वही देता है। सही ख्वाजा साहब बस एक आखिरी क्वेश्चन और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा बतौर सीएम आपका एक्सपीरियंस है जो शहबाज शरीफ साहब का काम था और अब सीएम मरीम नवाज हैं। देखिए, मैं एक सीएम की बात नहीं करता। जी। मैंने
शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया उनकी कैबिनेट में, हुँ। मैंने हमज़ा साहब के साथ उनकी कैबिनेट में काम किया, मैंने मोहसिन नकवी साहब से मेरी बहुत दोस्ती है, भाइयों की तरह ताल्लुक है, तो मैंने उनको भी एज़ सीएम देखा, मैंने वो रिवर्स स्पीड वाले बुलदार को भी ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? उनसे पहले भी मैंने सीएम देखे। हुँ। लेकिन जो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क है मरियम नवाज़ में और बकाया तमाम में, मैं शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करता हूँ। शहबाज साहब की बहुत सारी क्वालिटीज़ हुँ। जो मरियम नवाज़ के अंदर है। हुँ। मरियम नवाज़ साहबा ने अपने चचा से बहुत कुछ सीखा, अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा और फिर पर्सनल एक्सपीरियंस जो उनका अपना है, उससे उन्होंने बहुत कुछ गेन किया। जी। तो एक पूरा समझ लें कि एक पैकेज है काफ़ी कि सारी जिसने लोगों की राय मिलके हाँ, एक और देखिए आपके घर में जब कोई बड़ा होता है, तो हाँ, आप उस बड़े को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसकी चीज़ों को जो है वो लेकर इम्प्लीमेंट चलते हैं। करते हैं। तो ये मरियम नवाज़ को बहुत बड़ा एज है और वाक़ई अगर आज वो उसको सुपर सीएम कहा जाए, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि मरियम नवाज़ ने प्रूव किया है कि शी इज़ द बेस्ट। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके कीमती वक़्त के लिए। अपने व्यूअर्स से कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।